अभिवादन। आज हम असम के एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली समुदाय कलिता समुदाय की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं और युग के इतिहास की परतें, उनकी उत्पत्ति से जुड़ी जो अलग अलग धारणाएं हैं और असम के समाज में, संस्कृति में उनकी क्या अहमियत रही है, उस पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा इरादा है कि इस समुदाय की गहरी जड़ों को टटोलें और ये समझें कि असम की जो एक अनूठी पहचान है वो बनाने में उनका क्या योगदान रहा है। सही बात है। और ये सिर्फ कोई बीते हुए कल की बात नहीं है, ये एक ऐसे समुदाय की निरंतर यात्रा है जिसने बदलते वक्त के साथ अपनी पहचान को कायम रखा है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। कलिता समुदाय की कहानी, जैसा आपने कहा, असम के इतिहास से इस तरह गुंथी हुई है कि उसे अलग करके देखना वो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, आज हम स्रोतों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी शुरुआत को लेकर क्या पहेलियां हैं। अलग अलग दौर में, जैसे प्राचीन कामरूप से लेकर अहोम राज और फिर आधुनिक असम तक, उनकी भूमिका कैसे बदली, कैसे विकसित हुई। हाँ, ये जानना जरूरी है। और आज समाज में उनका क्या स्थान है। ये एक तरह से असम के समाज के विकास को समझने की कुंजी भी है, मुझे लगता है। हाँ, और शुरुआत ही बड़ी रोचक है। मतलब उत्पत्ति को लेकर ही इतनी अलग अलग बातें हैं, है ना? कुछ स्रोत उन्हें बहुत प्राचीन आर्यवंश का बताते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वे यहीं के, इसी धरती के एक महत्वपूर्ण स्थानीय समूह रहे हैं। ये विरोधाभासी अपने आप में दिलचस्प है। बिल्कुल। तो क्या मुख्य धारणाएं हैं इस बारे में? देखिए, एक धारा तो हमें पौराणिक कथाओं और पुराने ग्रंथों की तरफ लेके जाती है। अच्छा। इसके मुताबिक कलिता समुदाय ब्रह्मपुत्र घाटी के शुरुआती आर्य निवासियों में से हो सकता है। कुछ कथाएं उन्हें ऋषि कश्यप से जोड़ती हैं। एक लोकप्रिय मान्यता ये भी है कि प्राचीन राजा नरकासुर या उनके पुत्र भगदत्त, हाँ, महाभारत काल वाले, हाँ, वो ही माना जाता है कि वो कलिताओं को बाहर से असम लाए थे। किस लिए? मकसद था यहाँ वैदिक रीति रिवाजों की स्थापना करना, समाज को एक व्यवस्थित ढांचा देना। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो वे एक तरह के संस्थापक आर्य समूह थे जिन्होंने यहाँ आकर वैदिक ज्ञान और स्थानीय परंपराओं का मेल कराया। ये तो मतलब एक प्राचीन और प्रतिष्ठित दर्जा देता है उन्हें। हाँ, ये पौराणिक नजरिया तो यही कहता है, लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम नृवंश ऐतिहासिक कह सकते हैं, मतलब एथनो हिस्टोरिकल। ओके। ये इतिहास भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान के सबूतों पर ज्यादा आधारित है। तो ये क्या कहता है? कई आधुनिक विद्वान इस विचार की तरफ ज्यादा झुकते हैं कि कलिता शायद मूल रूप से असम के ही गैर ब्राह्मण हिंदू समुदाय थे। यहीं के? हाँ, और उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे उत्तर भारत से जो आर्य सांस्कृतिक प्रभाव आए, रीति रिवाज आए, शायद भाषा के तत्व भी आए, उनको अपनाया। एक संभावना ये भी है कि वे विभिन्न शुरुआती इंडो आर्यन समूहों और यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां थीं, उनके बीच घुलने मिलने से बने हों। अच्छा, मतलब एक मिला-जुला समूह। हाँ बिल्कुल, एक तरह का मिला-जुला समूह जो बाद में जो जाति व्यवस्था विकसित हुई उसमें एकीकृत हो गया। तो मतलब एक तरफ बाहरी आर्य मूल की कहानी है और दूसरी तरफ स्थानीय मूल और बाहरी प्रभाव का समन्वय, ये बात है। हाँ, और कुछ मानव विज्ञानी तो ये भी तर्क देते हैं कि हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे में शामिल होने से पहले वे शायद किसी प्रकार के पुजारी वर्ग या फिर कुलीन यानी एलीट जनजातीय समूह रहे होंगे, जिनकी समाज में पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। तो ये उत्पत्ति की कहानी सीधी नहीं है। हाँ, ये तो लग रहा है कई परतों वाली एक पहेली है जिसमें मिथक और इतिहास दोनों के धागे उलझे हुए हैं। ये वाकई जटिल है। लेकिन अगर हम इन उत्पत्ति की कहानियों से आगे बढ़ें और इतिहास के पन्नों को देखें, तो प्राचीन असम यानी कामरूप साम्राज्य के समय में उनका समाज में क्या स्थान था? क्या तब भी वे इतने ही महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि प्राचीन कामरूप साम्राज्य के दौरान, मतलब लगभग 4वीं से 12वीं सदी, कलिता समुदाय काफी प्रभावशाली स्थिति में था। अच्छा, कैसे? वे सिर्फ जमींदार ही नहीं थे, बल्कि राजा के सलाहकार, मंत्री और यहाँ तक के स्थानीय स्तर पर पुरोहिती करने वाले महत्वपूर्ण पदों पर भी थे। ओह, तो काफी ऊंचे पद हुए ये तो। हाँ, उस जमाने के जो ताने के प्लेटों पर लिखे शिलालेख मिलते हैं या भूमि अनुदान के जो दस्तावेज हैं, हाँ, उनमें कलिता व्यक्तियों का जिक्र मिलता है और ये उनकी ऊंची सामाजिक हैसियत का पुख्ता सबूत देता है। ये महज साधारण लोग नहीं थे, बल्कि सत्ता और समाज के ढांचे का एक अहम हिस्सा थे। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है जी, जिसका ध्यान देना जरूरी है।
उनका धार्मिक रवैया। वो कैसा था? वो उन्हें ब्राह्मणों से थोड़ा अलग करता था। जहां ब्राह्मण वर्ग ज्यादातर कड़ाई से वैदिक कर्मकांडों और नियमों पर ही जोर देता था, हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है, वहीं कलेताओं ने एक कह सकते हैं अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने वैदिक परंपराओं को तो अपनाया ही, साथ ही स्थानीय यानी गैर वैदिक या तांत्रिक परंपराओं को भी अपने जीवन में जगह दी। अच्छा, तो ये दोहरापन या समन्वय ये उनकी खासियत थी। बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ समाज में उनकी भूमिका के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें समाज में एक ज्यादा लचीली और शायद ज्यादा व्यापक धार्मिक भूमिका मिल गई। लचीली भूमिका। हाँ, वे सिर्फ ऊंचे संस्कृतनिष्ठ वैदिक अनुष्ठान ही नहीं करते थे, बल्कि उन स्थानीय पूजा पद्धतियों और मान्यताओं से भी जुड़े थे जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा थीं। हाँ, ये तो बड़ी बात है। बड़ी ताकत बना जिसने उन्हें समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़ने में मदद की होगी। वो एक तरह से सांस्कृतिक पुल का काम कर रहे थे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये धार्मिक लचीलापन उन्हें जरूर एक खास मुकाम देता होगा समाज में। हाँ, बिल्कुल। फिर जब इतिहास ने करवट ली और अहोम राजाओं का दौर आया, मतलब 13वीं से 19वीं सदी, तब क्या हुआ? क्या इस नई शक्ति के आने से उनकी स्थिति बदली, कम हुई? बदली, लेकिन शायद और बेहतर हुई। अच्छा। उनकी अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि कुछ मायनों में बढ़ी। देखिए, अहोम शासक जो मूल रूप से ताई समूह से थे, उनका अपना अलग धर्म और रीति रिवाज थे। हाँ, वो तो बाहर से आए थे। बिल्कुल। उन्होंने धीरे धीरे असम में आकर हिंदू धर्म के तत्वों को अपनाना शुरू किया, खासकर शक्ति पूजा मतलब देवी की पूजा, और बाद में वैष्णव मत को। इस पूरी प्रक्रिया में, जिसे हम अहोमों का हिंदूकरण कह सकते हैं, हाँ, कलिताओं ने एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। कैसे? किस तरह से? वे सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों के विशेषज्ञ ही नहीं बने, बल्कि अहोम प्रशासन में भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचे। जैसे पानी फुक्कन का पद, जो शायद नौसेना या जल प्रबंधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक पद था, या फिर बोरपात्र गोहाइन, जो राजा के 3 प्रमुख सलाहकारों या मंत्रियों में से एक होता था। ओह, ये तो बहुत बड़े पद हैं। हाँ, ये पद दिखाते हैं कि वे सिर्फ धार्मिक मामलों में ही नहीं, बल्कि राजकाज और सेना में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहोमों को अपने राज को मजबूत करने और स्थानीय समाज से जुड़ने के लिए कलिताओं की जरूरत थी। ऐसा ही लगता है, क्योंकि कलिता समुदाय पहले से ही यहाँ स्थापित था, स्थानीय रीति रिवाजों और जमीन से जुड़ा था। हाँ, ये तो था ही। और साथ ही उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों और कर्मकांडों का भी ज्ञान था। तो ये जो अनोखा मिश्रण था ना, ये उन्हें अहोम शासकों के लिए बहुत उपयोगी बनाता था। उन्होंने कामाख्या जैसे बड़े शक्ति मंदिरों के प्रबंधन, उनके रखरखाव और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा। शायद उनका गैर ब्राह्मण होना और स्थानीय परंपराओं से जुड़ाव उन्हें अहोम शासकों और आम जनता दोनों के ज्यादा करीब लाता था, ब्राह्मणों के मुकाबले जो शायद थोड़े ज्यादा अनम्य या बाहरी समझे जाते रहे हों। ये धार्मिक और सामाजिक लचीलापन तो उनकी पहचान का एक केंद्रीय तत्व लगता है। बिल्कुल। आज के समय में अगर हम देखें तो उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी हैं? क्या वो ऐतिहासिक समन्वय आज भी दिखता है? बिल्कुल दिखता है। आज भी कलिता समुदाय मुख्य रूप से हिंदू धर्म का ही पालन करता है। उनमें आपको शैव मत मतलब शिव के उपासक, हाँ, शाक्त मत यानी देवी या शक्ति के उपासक, और वैष्णव मत विष्णु या उनके अवतारों खासकर कृष्ण के उपासक, तीनों के अनुयायी मिलेंगे। लेकिन वो जो ऐतिहासिक खासियत थी ना, वो आज भी बरकरार है। ब्राह्मणों की तरह वे सिर्फ वैदिक परंपराओं तक सीमित नहीं हैं। तो फिर वे आज भी वैदिक और तांत्रिक दोनों तरह की परंपराओं का पालन करते हैं। तांत्रिक परंपराएं मतलब? तांत्रिक परंपराओं का मतलब यहाँ अक्सर स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों से है, जो शायद हमेशा शास्त्रीय वैदिक परंपरा का हिस्सा न रही हों। अच्छा। वे देवी कामाख्या, दुर्गा, शिव जैसे मुख्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही बहुत सी स्थानीय देवियों और ग्राम देवताओं की पूजा भी उनके जीवन का अहम हिस्सा है। और उनके अपने रीति रिवाजों में ये कैसे झलकता है? उनके जो सामुदायिक रिवाज हैं, जैसे शादी ब्याह की रस्में, जन्म या मृत्यु के संस्कार, हाँ,
या फिर बिहू जैसे कृषि से जुड़े त्योहार और दुर्गा पूजा जैसे बड़े उत्सव, उनमें आज भी कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जिन्हें आप गैर ब्राह्मणवादी या स्थानीय कह सकते हैं। अच्छा। ये उनकी पूजा पाठ, उनके लोकगीतों, उनकी मान्यताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। ये धार्मिक बहुलता और लचीलापन उनकी पहचान को आज भी परिभाषित करता है। और समाज में उनका स्थान कैसा है? हमने सुना कि वे ऊंची जाति के माने जाते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ये स्थिति थोड़ी अनोखी सी लगती है। हाँ, असमिया समाज की संरचना में उन्हें आमतौर पर ऊंची जाति का गैर ब्राह्मण समुदाय माना जाता है। अच्छा। सामाजिक पदानुक्रम में देखें तो वे ब्राह्मणों के ठीक नीचे आते हैं, लेकिन अक्सर अन्य महत्वपूर्ण असमिया समुदायों जैसे कोच, चुटिया, अहोम या क्योर्थ यानी केवट उनसे ऊपर माने जाते हैं। बेशक ये स्थितियां स्थानीय संदर्भों में थोड़ी बदल भी सकती हैं, पर आम धारणा यही है। और क्या उनके अंदर भी उपसमूह वगैरह हैं? हाँ, उनके भीतर भी कई उपसमूह या खेल जो अहोम काल की प्रशासनिक इकाइयां भी थी पाए जाते हैं, जिनसे जुड़े कुछ उपनाम भी हैं, जैसे मेधी, हजारिका, साइकिया वगैरह। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अहोम प्रशासन के दौरान इनमें से कुछ उपनाम या पदवियां योग्यता के आधार पर अन्य समुदायों के लोगों को भी दी गई थीं। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हर हजारिका कलिता ही हो। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हर उपनाम सख्ती से सिर्फ कलिता समुदाय तक सीमित नहीं है, पर हाँ, ये उपसमूह समुदाय के आंतरिक ताने बाने का हिस्सा है। ये तो हुई उनकी सामाजिक और धार्मिक पहचान की बात। अब अगर हम आधुनिक असम के निर्माण की ओर देखें, खासकर ब्रिटिश राज और उसके बाद के समय में, तो कलिताओं की क्या भूमिका रही? क्या वे बदलाव के साथ कदम मिला पाए? अरे, वे सिर्फ कदम ही नहीं मिला पाए, बल्कि कई मायनों में बदलाव का नेतृत्व भी किया उन्होंने। सच में? कैसे? ब्रिटिश शासन के आने के बाद जब पश्चिमी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ, तो कलिता समुदाय उन शुरुआती समुदायों में से था जिसने तेजी से अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। अच्छा। क्यों? इसका एक बड़ा कारण शायद उनकी पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति थी। हाँ, ये हो सकता है, जिसने उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद की। तो इस शुरुआती बढ़त का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही नए उभरते हुए व्यवसायों और प्रशासनिक भूमिकाओं में आ गए। बहुत से कलिता शिक्षक बने, वकील, डॉक्टर, सरकारी क्लर्क और अधिकारी बने। उन्होंने असम में आधुनिक शिक्षा और विचारों के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। जब 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में असमिया भाषा और पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ीं, हाँ, वो दौर था एक, तो कलिताओं ने असमिया साहित्य सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना और संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे असमिया भाषा आंदोलन के भी प्रमुख पैरोकार थे। यानी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक संदर्भों में भी बनाए रखने और मजबूत करने का काम किया। बिल्कुल। आजादी के बाद भी वे असम के सबसे पढ़े लिखे और शहरीकृत समुदायों में से एक के रूप में उभरे। हाँ। आज भी अगर आप देखें तो असम की सरकारी नौकरियों में, शिक्षा जगत में, राजनीति, साहित्य, कला और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं में कलिता समुदाय का एक मजबूत और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। और कुछ जानी मानी हस्तियां भी जरूर इसी समुदाय से होंगी। हाँ, कई हैं। उदाहरण के लिए नवीन चंद्र बोरदोलोई एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और असम में कांग्रेस के बड़े नेता थे वो। हाँ, नाम सुना है। या डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ प्रसिद्ध चिकित्सक और शिक्षाविद थे, जिनके नाम पर गुवाहाटी में कैंसर संस्थान भी है। अच्छा। इतिहासकार और साहित्यकार भी कई हुए हैं। ये नाम दिखाते हैं कि समुदाय ने आधुनिक असम के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? आज असम में कलिता समुदाय की क्या तस्वीर उभरती है हमारे सामने? देखिए, सार यही है कि स्रोत हमें बताते हैं कि कलिता आज भी असम के सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और सक्रिय समुदायों में से एक है। उन्हें सरकारी तौर पर सम्मान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में रखा गया है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है एक तरह से। ठीक है। उनकी अपनी मजबूत सामुदायिक संस्थाएं भी हैं, जैसे असम कलिता जनगोष्ठी सम्मेलन या सदो असोम कलिता महासभा। हाँ। ये संगठन उनके हितों की देखभाल करने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और समाज में उनकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कलिता समुदाय सिर्फ असम के अतीत का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य का भी एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। उनकी कहानी जटिल है, जिसमें उत्पत्ति की पहेलियां हैं, धार्मिक समन्वय की एक अनूठी परंपरा है और बदलते समय के साथ ढलने और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता भी है। एकदम सही कहा आपने। उनकी ये यात्रा दिखाती है कि कैसे एक समुदाय
बाहरी प्रभावों और भीतरी परंपराओं के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी खास पहचान को न सिर्फ बचाए रख सकता है बल्कि उसे और समृद्ध भी कर सकता है। हाँ। ये कहानी सिर्फ कलेताओं की नहीं है, ये असम के उस बहुस्तरीय और जटिल सामाजिक ताने बाने को समझने की भी एक खिड़की है। सही। जहां अलग अलग संस्कृतियां, जातियां और इतिहास मिलकर एक अनूठी क्षेत्रीय पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि कैसे कलिता समुदाय ने बाहरी जैसे वैदिक और स्थानीय जैसे तांत्रिक या जनजातीय परंपराओं के बीच सफलतापूर्वक एक पुल बनाया, एक समन्वय साधा जो उनकी ताकत बना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जब हम दुनिया भर में और अपने देश में भी इतनी सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक विविधता देखते हैं और कभी-कभी टकराव भी देखते हैं, बिल्कुल। तो क्या कलिता समुदाय के इस ऐतिहासिक अनुभव से, इस सांस्कृतिक समन्वय और संतुलन साधने की कला से आज के समाज के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है? ये एक बेहद प्रासंगिक सवाल उठाया है आपने। ये सोचने वाली बात है कि कैसे अलग-अलग धाराओं को साथ लेकर चला जा सकता है ना? बिल्कुल। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की कहानियां ही नहीं सुनाता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए सोचने की दिशा भी दे सकता है। कलिता समुदाय का अनुभव इस बात का उदाहरण जरूर है कि समन्वय और समावेश से एक मजबूत और लचीली पहचान बन सकती है। इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए।